हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे क्या होता है? अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी है। और अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। वहीं एमाइलेज की बात करें तो यह मांड यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा यानी शुगर में परिवर्तित करता है। और लाइपेज जो है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड का, प्लीहा का, यकृत का या फिर अग्नाशय का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, लीवर जो है, लीवर यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन है 1.5 से 2 किलो होता है। चलिए आगे देखेंगे। मानव में पित्त का स्राव होता है, तो मानव में जो पित्त का स्राव होता है वो यकृत में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो दोस्तों, शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत मांसाहारी पशुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो पूर्णतः सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मांसाहारी पशु की बात करें तो इनको भोजन को पचाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जो जंतुओं की छोटी आंत होती है मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा बड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या फिर रसवेदी अभिग्राहक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसवेदी अभिग्राहक। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर। चलिए आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। दोस्तों, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे क्या होता है? आंतरीय रस निकलता है। और इस आंतरीय रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं जो कि एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज और लाइपेज होते हैं। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। मछली के तेल में ओमेगा 3 और वसा अम्ल होते हैं। आगे देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी होता है।
इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी जो है वो संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वही ऑसिलोस्कोप की अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या फिर किसी भी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो इसका उपयोग आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। वहीं रेडियोग्राफ की बात करें तो इसका उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है या फिर यह शरीर के आंतरिक ढांचे को समझने में सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में। स्तनधारियों में जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफियोडोंट होते हैं, जबकि मछलियों में एक्रोडोंट और होमोडोंट जो समान आकार के होते हैं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। हमारा दंत वलक यानी इनेमल जो है वो किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट से इनेमल बना होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे देखेंगे, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पेट में मौजूद अन्य गैस्ट्रिक रसों के साथ मिलकर पाचन में सहायता करने के साथ साथ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को मारकर हमें बीमारी से भी बचाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखेंगे, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको कैलोरीज में मेज़र किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने सन 1824 ईस्वी में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लीवर है वो मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। जो लीवर है वो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है जिसका जो वजन है 1.5 से 2 किलो होता है। लीवर से पित्तरस स्रावित होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो कंठ होता है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है वयस्कों में 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो गले में ट्रेकिया के ऊपर और भोजन जो नली है उसके सामने स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक वयस्क मानव का पूरा जो पाचन तंत्र है यानी मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कोशिका। ये भी ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। मुख गोइका हो गया, पित्ताशय हो गया और बड़ी आंत। ये मानव आहार नली का भाग है, जबकि वायु कोशिका जो है वो फेफड़ों में पाई जाती है और ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या पूछा गया है। लार में एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं मुख्यतः। पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। वहीं लाइसोजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। पित्त के कार्य को डैश कहा जा सकता है। तो पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसीकरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। भोजन पाचन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दौरान होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में भोजन और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ जो मार्ग है वो ग्रसनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी।